हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश कुमार एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान पार्ट 2। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने भारतीय संविधान की सीरीज शुरू की है। इसमें हमने पार्ट 1 देखा। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाकर उसे ज़रूर देखिए। अब हम पार्ट 2 देखेंगे। भारतीय संविधान के इतिहास को 2 से 3 वीडियो में समाप्त करेंगे। इसके बाद गठन देखेंगे, इसके बाद भाग देखेंगे, मौलिक कर्तव्य देखेंगे, मौलिक अधिकार देखेंगे। यह सब बारी बारी से देखते हुए पूरे संविधान को हम डिटेल में कवर करेंगे। इसलिए यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। तो हमने कल देखा था कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 ईस्वी का सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट और 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। आज हम देखेंगे 1853 ईस्वी चार्टर अधिनियम, 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। तो पहला है आपका सन 1854 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। किसके द्वारा? 1853 ईस्वी चार्टर अधिनियम के द्वारा। दूसरा देखेंगे, दूसरा है आपका नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के पदों पर को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की गई। मतलब नामजदगी सिद्धांत से मतलब है कि जैसा हम जानते हैं कि हम आज भी देख रहे हैं कि क्या होते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वह क्या करते हैं, अपने रिलेटिव लोगों को क्या करते हैं, महत्वपूर्ण पदों पर भर लेते हैं। इसी तरीके से जब कंपनी का अधिकार था तो क्या करते थे, जो कंपनी में बड़े बड़े अधिकारी थे, जो कंपनी पे बड़े बड़े पदों पर आसीन थे, वह क्या करते थे, अपने रिलेटिव लोगों को पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर क्या करते थे, भर लेते थे। और जो शिक्षा में अच्छे थे, जो गुणवान थे, उनको नहीं भरा जाता था, बल्कि अपने रिलेटिव लोगों को भर लेते थे। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि अब पद भरने के लिए क्या किया जाएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। अब हम देखेंगे तीसरा मुख्य कार्य। तो परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। दोस्तों, अब हम देखेंगे 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब हम देखेंगे कि इसके द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि धीरे धीरे इसी तरीके से क्या होता गया, भारत में चेंजिंग होती गई, कानून बनते गए और यहीं से क्या होता है, यहीं से संविधान की नींव पड़ती गई और धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में संविधान का गठन हो गया। तो हम देखेंगे 1858 भारत शासन अधिनियम। तो इसमें इसका पहला महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे कि 1858 भारत शासन अधिनियम के द्वारा पहला कार्य है, भारत में मंत्रि परिषद की व्यवस्था की गई। भारत में पहली बार मंत्रि परिषद की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? 1858 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। दूसरा देखेंगे 15 सदस्यीय भारत परिषद का सृजन। 15 सदस्यीय भारत परिषद का सृजन। यदि कहा जाए कि यह जो 15 सदस्यीय भारत परिषद का सृजन हुआ था, इसमें 15 सदस्य कहाँ से आए थे या कहाँ से लिए गए थे? तो 8 ब्रिटिश थे और 7 क्या थे, कंपनी के थे। 8 क्या थे, ब्रिटिश के थे और 7 कंपनी के थे। तीसरा देखेंगे भारतीय मामलों में ब्रिटिश नियंत्रण समाप्त। जैसा हम जानते हैं कि जब वह भारत पर शासन कर रहे थे, जब ब्रिटिश भारत पर शासन कर रहे थे, तो भारतीय मामलों में क्या करते थे, हस्तक्षेप करते थे। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि भारतीय मामलों में ब्रिटिश नियंत्रण को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया।
अब हम देखेंगे चौथा कार्य, मुगल सम्राट पद की समाप्ति। चौथा का इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि मुगल सम्राट पद की समाप्ति की गई। मुगल सम्राट पद की क्या की गई? समाप्ति कर दी। जैसे हम जानते हैं कि इतिहास में हमारे क्या है, मुगल सम्राट हुआ करते थे, मुगल सम्राट हुआ करते थे, उसके पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। पांचवा देखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की समाप्ति। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की समाप्ति। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, अब हमने कल बताया था 1784 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, उसके तहत क्या किया गया था? उसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पर क्या किया गया? वहाँ पर उसका सृजन किया गया। यहाँ पर क्या किया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति कर दी गई। और देखेंगे छठा महत्वपूर्ण कार्य, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत के राज्य सचिव। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति। जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था उसमें भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। अगला देखेंगे, भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर, भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय बनाया गया या वायसराय पद बनाया गया। तो हमने देखा था कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम जो था उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब यहाँ पर क्या किया गया है? 1858 भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया है? गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय पद को लाया गया। यदि कहा जाए कि जब गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर किया गया तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इसलिए कहा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। यदि कहा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अब हम देखेंगे 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। हमने देखा 1858 भारत शासन अधिनियम। अब हम देखेंगे 1861 भारत शासन अधिनियम। अब हम देखेंगे इसके तहत कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। पहला देखेंगे, पहला महत्वपूर्ण कार्य है गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद का क्या किया गया? विस्तार किया गया। मतलब गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें विस्तार किया गया, उसमें पदों को बढ़ाया गया उसका, और कई तरीके से विस्तार किया गया, मतलब बढ़ाया गया। दूसरा देखेंगे विभागीय प्रणाली का प्रारंभ। जो जितने भी विभाग थे उनमें क्या किया गया? उनमें सुधार किया गया, और विभागीय प्रणाली का क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। यह किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। यदि पूछा जाए कि वह अधिनियम कौन सा था तो 1861। तीसरा देखेंगे गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यदि कहा जाए कि इस अध्यादेश की अवधि कितनी होती है या वैलिडिटी कितनी होती है तो हम कहेंगे 6 महीने। कितने महीने? 6 महीने। यह जो 6 महीने है अध्यादेश, मतलब यदि 6 महीने के अंदर पारित होने के डेट से लेकर यदि 6 महीने के अंदर वह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो वह क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। अगला देखेंगे कि गवर्नर जनरल को बंगाल, पश्चिमी प्रांत, पंजाब के विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को बंगाल, पश्चिमी प्रांत अथवा जैसे हम समझ लेंगे कि आपका हो गया गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, सब क्या है? पश्चिमी प्रांत हैं। और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की क्या शक्ति प्रदान की गई। वहाँ पर वह विधान परिषद स्थापित कर सकता है।
ऐसा कहा जाता है कि 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा तीन भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। कितने भारतीयों को? 3 भारतीयों को। कौन कौन से? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। यह सब महत्वपूर्ण कार्य किसके द्वारा हुए? किस अधिनियम के द्वारा हुए? तो कहेंगे 1861 अधिनियम के द्वारा। दोस्तों अब हम देखेंगे 1873 अधिनियम, 1873 का अधिनियम, 1873 ईस्वी का अधिनियम। इसका महत्वपूर्ण कार्य, इसका पहला महत्वपूर्ण कार्य है ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1873 ईस्वी का जो अधिनियम आया, इसके द्वारा या इसके तहत कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है या किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। और फिर 1 जनवरी 1884 ईस्वी को, 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया या क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब हम देखेंगे शाही उपाधि अधिनियम 1876, शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी का। इसका महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे। इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि 28 अप्रैल 1874 ईस्वी को, 28 अप्रैल 1874 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। अब हम देखेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इसके महत्वपूर्ण कार्य को हम देखेंगे। पहला कार्य इसका है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। 1892 ईस्वी भारत परिषद अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के क्या कही गई? शुरुआत की गई। दूसरा देखेंगे राजस्व एवं बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की सख्त प्रयास। मतलब कि जो राजस्व या भूमि से संबंधित जो भी कानून या नियम बनाए गए हैं या बजट से संबंधित जो कानून नियम बनाए गए हैं, उस पर बहस करने का क्या कर दिया गया? पूर्ण अधिकार दे दिया गया। दोस्तों अब हम देखेंगे 1909 भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हम देखेंगे 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसके महत्वपूर्ण कार्य को हम बारी बारी से कवर करेंगे। तो इसका पहला महत्वपूर्ण कार्य है कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। मतलब पृथक मतलब अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। मतलब कि यदि मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है। दूसरा देखेंगे भारत सरकार अधिनियम के तहत विधायिका निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी। मतलब भारत सरकार अधिनियम के तहत विधायिका निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी। जो विधायिका में निर्वाचित होते हैं उनके प्रतिनिधित्व को क्या किया गया? मंजूरी प्रदान की गई। तीसरा देखेंगे सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। जो सांप्रदायिकता है उसको क्या किया गया? वैधानिकता प्रदान की गई। इसलिए मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक
निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इसलिए मार्ले को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। अगला देखेंगे, प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषय में प्रस्ताव पेश करने, प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। मतलब कि जो बजट है इस पर क्या कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि क्या सही या क्या गलत है। सार्वजनिक हित मतलब अपने हित के लिए के विषय में प्रस्ताव पेश करने की मंजूरी प्रदान की गई, प्रश्न पूछने की मंजूरी प्रदान की गई और मत देने का अधिकार भी मिला। अगला देखेंगे, प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में क्या किया गया, वृद्धि की गई। जो प्रांतीय विधान परिषद में जितनी भी सदस्य संख्या थी उसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अगला देखेंगे, कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य, कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य और विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया। कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य और विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया। किसके द्वारा, 1909 भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा इनको नियुक्त किया गया। अब अगर देखेंगे, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। मतलब कि प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन में चेंबर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालयों को, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व, मतलब उनको एक अलग ही प्रावधान किया गया। वह अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, अलग प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान दिया गया। अगला देखेंगे, सन 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले जो क्या थे, इंग्लैंड में भारत के क्या थे, सचिव थे, भारत के सचिव थे। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम, कुछ महत्वपूर्ण एक्ट को आज देखा। इसी के साथ आज बस इतना ही। इसका बचा हुआ जो भी भारतीय संविधान इतिहास का बचा हुआ है उसको कल या अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद गठन शुरू करेंगे। इसलिए आप यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।